नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आंचल। मैं बिहार से हूँ। मैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ से पहले हम पढ़ेंगे ज्याप्रग्रम पोषण, ठीक है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? सजीव निर्जीव पहले पढ़ेंगे, ठीक है। समझेंगे सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। आपने बचपन में अपने पिछली कक्षाएं में पढ़ा होगा कि सजीव क्या है। जो सांस लेते हैं उसे सजीव कहते हैं, लेकिन जो सांस नहीं लेते उसे निर्जीव कहते हैं। लेकिन अब ये आगे क्लास में जाइएगा तो ये डिफिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद वैल्यू नहीं, मैंने नहीं रखता, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे जाइएगा तो सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम मैं लिख लेती हूँ, ज्याप्रग्रम पोषण। देखिए सजीव क्या है। सजीव जो सांस लेता है उसे सजीव कहते हैं, जो चल पाता है, ठीक है। यही है डेफिनेशन। और निर्जीव क्या है? जो सांस नहीं ले पाता है वो निर्जीव है। जो सांस लेता हो, श्वसन लिख देती हूँ, ठीक है। श्वसन, जो श्वसन की क्रिया करता हो, श्वसन की क्रिया करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सजीव कहते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव, निर्जीव जो श्वसन की क्रिया नहीं करता हो, जो श्वसन की क्रिया ना करे। देखो सबसे पहले लिखने से ज्यादा मैं बोलने पे ध्यान दूंगी, क्योंकि जैसे ही मेरे मुंह से निकलेगा शब्द आपके दिमाग में जाके घुसेगा, ठीक है। तो दिमाग में लिखने से ज्यादा दिमाग में घुसाने का सोचो, क्योंकि नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक माइंड में याद नहीं होगा। तो मैं क्लास के साथ ही आपको ये चैप्टर खत्म करने के, और नोट्स थोड़ा थोड़ा लिखना, ठीक है, जिससे कि बाद में रिवाइज कर सको उसे। 5 मिनट में रिवाइज कर सको। हाँ मुझे सब आता है, ठीक है। तो आज ऐसे आता है करके निकल जाना, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में ही मैं घुसाऊंगी। सजीव क्या है? जो सांस लेता हो, सांस लेता हो उसे सजीव, जो नहीं लेता वो निर्जीव। और उसके बाद पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, ठीक है, और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण, विषम पोषण। अब स्वपोषण क्या है? 1 मिनट में मार्क कर लेती हूँ। तो स्वपोषण क्या है? जो स्वतः भोजन का निर्माण कर ले, स्वतः ही, स्वतः भोजन का निर्माण कर ले। और ये विषमपोषी क्या होगा? भोजन के लिए दूसरे पदार्थ पर निर्भर रहता है, ठीक है। दूसरे पदार्थ पर, दूसरे भोज्य पदार्थ पर निर्भर। तो सबसे पहले समझो, स्वपोषण जो स्वयं भोजन बनाता है। स्वयं भोजन कौन बनाता है? हम। देखो जैसे अब तुम लोगों को लगता होगा कि हम स्वपोषण है, हम तो स्वयं भोजन बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है, चूल्हा में। तो तुम गलत हो, तुम अभी तक गलत सोच रहे थे। स्वपोषण पेड़ पौधा है। पेड़ पौधे खुद ही खाना बनाते, वो अपने अंदर, उसको हम खाना देते नहीं है, ठीक है, दूसरा चीज खाने के लिए। वो स्वयं प्रकाश की उपस्थिति में वो स्वयं भोजन बनाते हैं, इसीलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी क्या हो गए? हम हो गए विषमपोषी। हम दूसरे भोज्य पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। हम चिकन दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। चिकन खाते हैं ना, हम तो नहीं खाते हैं, हम तो शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी। तो हम दूसरे भोज्य पदार्थ पे, हम आलू टमाटर दूसरे चीज पे निर्भर रहते हैं। हमारे शरीर में भोजन नहीं बनता है खुद, हम खाते हैं, ठीक है। हम दूसरा बनाते तो हैं, पता है हम बनाते हैं। अब पहले हम दूसरे चीज पर निर्भर रहते हैं, ठीक है।
इसमें पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे, इसका एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे, ठीक है। और ये हरे और लाल जो होते हैं वो भी पोषण प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और ये हो गए बकरी, भेड़, शेर, मानव, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आते हैं। अब देखो विषम पोषी भी होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक परजीवी पोषण, परजीवी, दूसरा मृतजीवी, मृतजीवी, और तीसरा संपोषी, संपोषी, संपोषी जीवी, संपोषी परजीवी बोल सकते, ठीक है, परजीवी। अब देखो दिमाग में नोट कर लो, परजीवी कौन होगा? जो दूसरे के शरीर में रहेगा, दूसरे के शरीर में रहेगा लेकिन उसको बिना हानि तो पहुंचता थोड़ा बहुत, लेकिन उसको बिना मारे वो वहां से भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि सर में जू, अभी तुम्हारे सर में हो सकते हैं, ठीक है, तो सर में जू जो है वो क्या हानि पहुंचा रहे हैं, सबको पता है, खुजली होती है, खून चूसता है हमारा, तो हमें बिना मतलब हमें बिना मारे, हम तो मरते तो नहीं है ना, ठीक है, जो हमारे शरीर में रह रहा है लेकिन हम मरे तो नहीं है ना, वो हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है। परजीवी उसे कहते हैं। फीता कृमि, आप लोग को बचपन में गोली दी जाती होगी स्कूल में, टैबलेट 6 मंथ पे मिलता है वो, तो वो खाते हुए तो सारा आपका फीता कृमि जो है वो निकल जाता होगा बाहर मल के द्वारा, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, परजीवी जो हैं वो शरीर में तो रहते हैं पर बिना हानि पहुंचाए हमें हमसे भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे ऐसा तो नहीं है जू जो है वो बिना भोजन के ही हमारे बाल में रह रहा है, ऐसा तो नहीं है, खून पीता है ना, खून हमारे शरीर में खींचता है। और जो फीता कृमि होते हैं वो भी हमारे शरीर में रहते हैं लेकिन हमें हानि नहीं पहुंचती उससे, ज़्यादा मात्रा में होता है तो हानि पहुंच सकती है क्योंकि वो तभी तो गोली दी जाती है उसकी, पर हमारे शरीर में रहता है, ठीक है, तो उसे परजीवी बोलते हैं। और दूसरा मृतजीवी, जो सड़े गले भोज्य पदार्थ पे रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है कार्बनिक पदार्थ से, ठीक है। तो सड़े गले, जैसे कि आपने नींबू घर में रख दिया, 10-15 दिन हो जाता है तो वो क्या होता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, और उस पर आप देखते हो कि वाइट कवक जिसे बोलते हैं, कवक फंजाई, फंगी जिसे बोलते हैं, वो लग जाता है। तो वो क्या मृत जीवी से अपना भोज्य पदार्थ, जैसे हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल, ऐसे थोड़ी है कि हमारा शरीर ऐसे ही रहेगा, नहीं, हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, हमारे शरीर में खुद ही उत्पन्न हो जाएंगे फंजाई, कवक, और वो हमारे शरीर को नष्ट करने लगेगा, ठीक है। तो वो मृत जीवी कहलाते हैं। और संपोषी परजीवी कौन हो गए? संपोषी जीवी वो हो गए, एक मिनट, प्राणी संपोषण भी जिसे बोलते हैं, मैं लेके आई हूँ अपना नोट। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर। प्राणी संपोषण में हम आ गए। मनुष्य में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो हमारा शरीर कहाँ पचता है, मानव शरीर आहार नाल होता है ना, आहार डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हमारा जो भोज्य पदार्थ पचता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। सिंपल, इसका एग्जाम्पल में मनुष्य आ जाएगा, और मृत जीवी में कवक आ जाएगा, और कवक फंजाई जिसे एक जो बोलते हैं, फफूंदी, कवक, और परजीवी में इसका एग्जाम्पल आ जाएगा जू और फीता कृमि, ठीक है, फीता कृमि और जू। मैं नोट्स देखो अपना अच्छे से बनाई हुई हूँ, देख लो यहाँ पे। अगर आप लोग को नोट्स का मतलब स्क्रीनशॉट चाहिए, देखो राइटिंग तो मेरी मुझे लगता है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आ भी सकता है लेकिन उतना भी बेकार नहीं रहता है। ये देखो, ये मैं नोट्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप लोग को अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। तो अब हमने प्राणी संपोषण पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पो कैसे लिखा है,
वाष्प प्लस उत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ ही है निकासी, ठीक है, उत्सर्जन निकालना। तो वाष्प का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के पत्तियों में उपस्थित रंध्र, आप पत्ती देखते हैं, पत्ती का डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। पत्ती में ना रंध्र प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 क्यूटिकल से बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो इसी से जो वाष्प है, पानी हम पेड़ में डालते हैं तो रंध्र जाइलम के थ्रू रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है और वो बाहर भाप के रूप में आता है, गैस के फॉर्म में, और तब बादल बन जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है, ठीक है। तो ये चक्र चलता रहता है। वाष्पोत्सर्जन समझ में आया। अब हरित रंध्र, पहले कुछ टॉपिक है लिख लो, ठीक है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन की, रंध्र का क्या कार्य है? रंध्र का कार्य है वाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। इस गैसों के द्वारा ही CO2 अंदर आता है, यानी पेड़ में आता है अंदर, ठीक है। O2 पेड़ लेता, CO2 पेड़ लेता है और O2 देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका संतुलन जो बना रहता है। अब कुछ टॉपिक लिख लो कि मतलब जो हमारे वातावरण में कितने कितने परसेंट रहते हैं। तो वो जो है वातावरण में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NO2, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं ना। तो ये जो है नाइट्रोजन 78% वातावरण में पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है हमारा 0.33, ठीक है, या 0.03। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ। ऑक्सीजन देखो याद था मुझको, अब कहाँ मिलेगा, नहीं कहाँ लिखा हुआ है, अरे छोड़ो, नहीं मिल रहा। तो बारिश होने का कारण वाष्पोत्सर्जन का क्रिया है, ठीक है, समझ में आ, गैसों का विनिमय होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को पोटोमीटर से मापा जाता है, इसको पोटोमीटर से मापा जाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही बारिश होता है। ठीक है, बहुत बेकार तरीके से लिखी और नोट्स नहीं बन पाता है। लिखने सबसे पहले मेरे अंदर की कमी जो है वो मैं मानती हूँ, मुझे लिखने में ना 80 घड़ा पानी पड़ता है, बोलते हैं कभी ढंगी भाषा में 80 घड़ा पानी, कोई पानी मतलब कोई काम क्या रहता है, मुझे लिखने में ना बोर्ड पे खड़ा होते होते मेरा पैर पता है दर्द होने लगता है। मैं लिखती हूँ तो हाथ ऐसे रहता है ना, ऐसे भाई तुम समझ नहीं सकता, हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मुझे लिखने में मौत आती है, मैं लिखना पसंद नहीं करती हूँ। प्रकाश संश्लेषण की ना फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ में हम जानते हैं, तुम बचपन से जानते होगे कि पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसके कच्ची सामग्री क्या क्या उपयोग है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या लगता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, यहाँ पे टॉपिक करके लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप लोग जानते हो क्लोरोफिल जो है, जिसे हरित लवक भी बोलते हैं, क्लोरोफिल लगता है, क्लोरोफिल, और क्या लगता है, पानी लगता है, CO2
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सब चीज लगती है। अब देखो क्लोरोफिल, हरा पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल की वजह से भी होते हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्ता हरा होता है। इसमें नोट्स बहुत ही गंदा बना है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगले वीडियो से मैं बहुत कोशिश करूँगी, बहुत आपको एक लाइन में इतना अच्छा नोट्स दूँ ना, इतना अच्छा। देख लेना तुम, ये वीडियो देख रहे हो ना, इसमें नोट्स पसंद नहीं आए ना तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने बता दी थी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या सामग्री लगेगी? क्लोरोफिल लगेगा, CO2 पानी और O2, ठीक है, ये 4 सामग्री लगेंगे। और जब हम जल में पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो पत्तियों के पास कैसे जाता है? तो वो जाइलम के थ्रू जाता है। जाइलम याद रखना, फ्लोएम नहीं याद रखना, कंफ्यूजन से हो जाती है बच्चे में। जाइलम याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, लिखने से ज़्यादा मैं आपको बता ही देती हूँ, तो मैं लिखने पर भी ध्यान देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग भी तो देखो मेरी कैसी है। जाइलम, जाइलम क्या करता है? सॉरी, जड़ से पानी पत्ते को पहुंचाता है। इतना आपने लिख लिया है। तो आप पढ़ेंगे परजीवी आहार नाल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आहार नाल के बारे में यहाँ पे लिख लो, मानव आहार नाल, मानव आहार नाल। मानव आहार नाल में सबसे पहले क्या आता है? हम मुंह में खाना खाते हैं, ठीक, मुंह से खाना खाते हैं, उसके बाद दांत से चबाते हैं। तो सबसे पहला मुख गुहा ही ना बोलते हैं। सबसे जब मनुष्य का जो पहला चरण होता है खाने का, डाइजेस्ट करने का, वो सबसे पहले होता है मुख गुहा। यहाँ पे देखो पाचन तंत्र, ठीक है। एक मिनट, पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, इंग्लिश में भी लिख देना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कई तंत्र मिलके भोजन का पाचन तंत्र, पचना पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे कि हमने उत्तर में आप लोग को समझाया होगा, छोड़ो मानव पाचन तंत्र, जैसे कि हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख, ग्रास नली, ये सब मिलके, ट्रैकिया, ये सब मिलके जो है ना, वो क्या बनाता है? पाचन तंत्र, मतलब पाचन तंत्र बनाता है ना, उसको भोजन पाचन की क्रिया करता है, उसे जो तंत्र पाचन की क्रिया करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। सिंपल। पाचन क्या है? जटिल पदार्थों को सरल, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जटिल पदार्थ को सरल करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यह क्रिया फिजिकल केमिकल दोनों होता है। पाचन से मुख्यतः कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। देखो ये फिजिकल होता है, समझो फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है। समझो फिजिकल क्या है। फिजिकल हम भोजन को मुंह में लेते हैं, हम चिबा रहे हैं, चिबा खाना ना, खाता ना ऐसे करके। उसके बाद ये हो गया फिजिकल।
अब जो लार हमारे मुंह में प्रेजेंट है वो मिक्स हो रहा है हमारे खाने के साथ, वो अंदर जाएगा, ठीक है। तो वो जो लार मिल रहा वो क्या है, वो केमिकल है। तो यह क्रिया फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। इसका मुख्य काम क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। समझ में आया? इसका मुख्य काम है भोजन से, हम जब भोजन करते हैं, देखो अगर कोई किसी दिन फास्ट रख लेता है तो उसको कैसा कमजोरी फील होता है, उसको लग रहा है ताकतें नहीं है, क्या करे, समझ में आया? तो लुड़बुड़ करते हो ना। अब भाई तुमको अगर ताकत रहता है, अगर तुम करते हो सोमवारी, तो तुम लोग हर दिन खाते रहते है ना, भगवान को भोरैया 8 बजे जाके जल चढ़ा देते हो, और आप बाद तखनी से खाए करते हो है ना, खाते रहते हैं। तो उस व्रत नहीं हुआ जो हमारी मम्मी लोग करती है छठ पूजा। उस समय मम्मी पूछना, मम्मी को कितना मतलब कमजोरी हो जाता है, खाना से ऊर्जा प्राप्त, हमें खाना जब खाते हैं तो खाना से एनर्जी प्राप्त होता है, उससे हम विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो ऊर्जा करते हैं। अब देखो हम जब ऊर्जा कहाँ बनता है, एटीपी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, याद रखिए। तो अब देखो ये पढ़ लीजिए। अब आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई 32 फीट होता है। यहाँ पे देखते हैं आहार नाल की लंबाई, शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, कितना होता है, 32 फीट। आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 32 फीट होती है, याद रखना। और देखो सबसे पहले आहार नाल का पहला भाग मुखगुहा है, इसका पहला भाग मुखगुहा, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसका पहला भाग मुखगुहा है। तो सबसे पहले हम मुखगुहा में, मुख में दांत होते हैं, दांत से चबाते हैं, ठीक है, जीवा, दांत, उसके बाद जीवा, दांत 4 होते, दांत से चबाते हैं। ये आगे का काम काटने का करता है और पीछे का चबाने का, ठीक है, यहाँ चबाने का होता है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि जो पैराटोडी, देखो ये लिख लो क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। 3 जोड़ी लार ग्रंथि, पहला पैरोटिड, और दूसरा हो गया हमारा सबली गुआ, और तीसरा हो गया सबमंडिबुल। ये 3 जोड़ियां हमारे लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखो 1.5 लीटर जो है ना, मनुष्य में 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनता है हमारे मुंह में, और लार बनता है और पेट में जाता है, स्टमक में वहाँ मिलता है, ठीक है। मनुष्य में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, मनुष्य के लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम जो कीटाणु, जैसे कि हम लोग खैनी खाते हैं ना, देखो आप कोई लोग क्या करता है, काम करते रहता है, ठीक है, और काम करेगा और बोलेगा भाई खैनी खाना है, हाँ खाना है, अब वो खैनी लेगा, हाथ ऐसे ऐसे झाड़ लेगा, ठीक है, खैनी निकालेगा, चुना काम कर रहा है, उसके हाथ में मिट्टी वगैरह धूल वगैरह लगा, खैनी निकालेगा, ऐसे ऐसे वैसे वैसे खूब करता है, इसमें रहता है कीटाणु, ठीक है, वो ऐसे करेगा, मुंह में रख लेता, कीटाणु भी रख लेता, तो उस कीटाणु को फिर भी बीमार नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उस कीटाणु को लार में पाए जाने वाले जो लाइसोजाइम एंजाइम है, वो कीटाणु को मार देता है मुंह में ही, ठीक है, समझ में आया?
तो हम कहाँ लिखे कुछ समझ में नहीं आता है। लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला लाइसोजाइम, जो क्या करता है, कीटाणु विषाणु को मारता है। और दूसरा है टाइलिन, जिसे स्टार्च का पाचन करते हैं, ये पाचन का काम करता है टाइलिन। और तीसरा हो गया यहाँ पे इसी यही लिख लो, डाइएस्टेरेज। और चौथा हो गया म्यूकस। म्यूकस आपको सुना सुना नाम लगता होगा। म्यूकस का काम है भोजन का चिपचिपा करना। भोजन, ये दोनों का काम है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन। टाइलिन डाइएस्टेरेज का स्टार्च पाचन करता है, ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है। ये दोनों जो एंजाइम है वो स्टार्च का पाचन करता है, समझ में है। और जो म्यूकस है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है। हमको लगता है दिखता नहीं होगा नीचे, क्योंकि नीचे नहीं दिखता है। हाँ, हमको पता चल गया, नहीं दिखता है। म्यूकस लिख लेना, ठीक है। कहाँ ऊपर में लिखे, बोर्ड बहुत छोटा है। डिजिटल बोर्ड लेंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। डिजिटल बोर्ड आप सब्सक्राइब करते हो ना, 50,000 सब्सक्राइब, ज़्यादा नहीं, 50,000 जब सब्सक्राइब हो ज़्यादा देख लेना, मैं ले लूँगी क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड, ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे ग्रास नली या ग्रासिका। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। पाचन की क्रिया नहीं होती इसमें, यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये बस एक द्वार है। हम यहाँ से खाते हैं, ये यहाँ से सड़ता है, सॉरी, ये सड़ता है, उसके बाद जाता है। कार्डिक में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक, ठीक है, वहाँ तीनों में पाचन होता है, बस छोटा सा ही है। उसके बाद श्वसन चैप्टर है। अब देखो बस 3 चीज लिखना है, ग्रास नली या ग्रासिका जिसे बोलते हैं। उसके बाद अमाशय, पेट में अमाशय का जो भाग होता है वो 3 भाग में बटा होता है अमाशय, ठीक है। 4 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है। 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक, फाइलोक्लोरिक और 3, ये लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं। अब हम यहाँ पे ग्रास नली देखते हैं, ठीक है। जल्दी से लेके आई हूँ, जलेबी लेके आए हैं, जल्दी जल्दी खाकर वो गेट लग जाता है ना, खुलता नहीं है। आपको दिखाऊंगी, वो गेट खुलता नहीं, वीडियो देख लेना, शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। लगता है जैसे कि भूत आ गया है। तो बाद में देखो करेंगे, पहले वो करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ग्रास नली का डेफिनेशन, ठीक है। ग्रास में लिख देती हूँ सिर्फ। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर लंबाई लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखूंगी, लंबाई समझ जाना है, ठीक है, समझ जाना। 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, ये बस रास्ता है, एक द्वार है। देखो ये जैसा अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हम जलेबी खाए, ठीक है, इसको चबा लियो, बस सिर्फ चिबा लो। अगर इसको उगल देंगे ना जैसे भी, तो इसको बोलस बोलेंगे, समझे। मुँह में, सॉरी, मुँह में जो है ना, अगर इसको अभी उगल देंगे तो इसको हम बोलस बोलते हैं। पूर्ण रूप से पचा नहीं है, या भी खा रहे हैं, बोलने का भी मन नहीं कर रहा। जैसे पट्टी नहीं बोलते हैं, ठीक है, पट्टी थोड़ी ना बनाए, पेट में जाएगा, पूर्ण रूप से पाचन
इसमें जितने भी इसका जो है विटामिन वगैरह जो इसमें होगा वो सारा अंदर जाके पहले शोषण होगा हमारे उत्तर के द्वारा, मतलब पोटी पोटी बनेगा तब ये निकलेगा। अब अमाशय बढ़ेंगे, ठीक है। अमाशय इसमें भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है। इसमें भोजन 4 घंटे तक। वहाँ लिख दो, इसको बोरस बोलते हैं। समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 घंटे तक करते हैं। अमाशय के 3 भाग हैं। पहला है कार्डियक। यह अमाशय का ऊपरी भाग है। अमाशय का ऊपरी भाग, इसमें HCl होता है जो कीटनाशक नाशी होता है। इसमें HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है, कीटनाशक होता है ये। समझ में आया? कार्डियक अमाशय की ऊपरी भाग है, इसमें HCl पाया जाता है और जो HCl होता है वो कीटनाशक होता है। अब ठंडी कार्य दूसरा भाग, इसमें इसमें कांटानुमा संरचना होता है। कांटानुमा, कंघीनुमा जैसे बोल सकते, कांटानुमा। ये हमारा अमाशय का चित्र बनाते हैं। नहीं बना ये ऊपरी भाग, उसके बाद इसमें जो है कांटानुमा संरचना होता है। समझ में आया? बहुत बेकार बना। अगर हम इस कांटानुमा पर ना, अगर हम खाना नहीं खाएंगे ना तो जैसे पेट बहुत अंदर चला जाता है तो लगता है कि पेट दर्द हो रहा है भूख से, तो वही चुभता है हमारे पेट में, ठीक है। तब जाकर हमें भूख लगता है। मतलब भूख तो लगता ही है जब पेट में खाना नहीं रहता है तो पेट दर्द, तो कहते हैं ना भूख के कारण पेट दर्द होता है, तो यही चुभता है तब दर्द होता है, ठीक है। अब पानी भी जाना पड़ेगा। चलो आप पाइलोरिक एक भाग और बचा, उसके बाद क्लास खत्म। पाइलोरिक दूसरा भाग, पाइलोरिक ये सबसे निचला भाग है, ठीक है। इसमें जठर ग्रंथि, मतलब आहार नाली का निचला भाग है। इसमें जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि जिससे जठर रस निकलता है, इससे जठर रस निकलता है। याद रहेगा, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगा, जठर रस निकलता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है। ये जो है 2 रसों से मिलकर बना होता है, 2 रसों से मिलकर बना है। यह जठर रस 2 रस मिलकर बना होता है। एक रेनिन होता है जो दूध से दही बनाता है, रेनिन और पेप्सिन। बस इतना याद रख लो, रेनिन और पेप्सिन 2 रसों से मिलकर होता है, जो रेनिन होता है और दूसरा पेप्सिन। यही आपका क्लास खत्म होता है, हम जाते हैं खाने के लिए। लेकिन मेरा हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, खा रहे थे जूठा है, गंदा नहीं हाथ जूठा है, हाथ धोने जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दो। जैसे 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना तो मैं करूँगी डिजिटल बोर्ड का आगमन यहाँ पे और स्टूडियो रूम होगा। और मैं आप लोग को एक प्रमोशन करती हूँ, मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मेरा एक और चैनल है, ठीक है, पल्लव पांचाल के नाम से चलता है। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, दूसरा चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, सबका। तो सब पे जाके
मुझे जो है ना वो फॉलो करो, अगर मैं आपकी अच्छी मैम और प्यारी मैम हूँ तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैप्टर ख़त्म होता है, उसके बाद आएगा चैप्टर श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद जनन, और उसके बाद जो चैप्टर जैसा जैसा है वैसा वैसा पढ़ेंगे। बाय बाय।